अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। आज के भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। नए टॉपिक में राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और जीवीए। ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी का नेट डोमेस्टिक या नेट नेशनल नहीं, यहाँ एन का मतलब नेशनल हुआ, या यहाँ एन का मतलब था नेट, नेट मतलब शुद्ध। ठीक है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? भारत एक्स देश की आर्थिक सीमा। जब हम किसी देश को राजनीतिक रूप से परिभाषित करते हैं, प्रशासनिक रूप से परिभाषित करते हैं, भौगोलिक रूप से परिभाषित करते हैं, तो उसको कहते हैं भौगोलिक सीमा। और उसी देश को हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं आर्थिक सीमा। तो किसी देश का आर्थिक सीमा, भारत मान लो, हम भारत मान लिए, भारत का हम भारत के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो भारत के हिसाब से ही पढ़ेंगे, अमेरिका के हिसाब से क्यों पढ़ेंगे? तो भारतीय हिसाब से। ये है भारत, ये भारत है। भारत में घरेलू नागरिक जैसे हम हैं या आप हो, हम यहीं पे वस्तु का उत्पादन किए और सेवा दिए, और उसमें वस्तु का उत्पादन किया और सेवा दी और सरकार को लाभ हुआ, पहला। दूसरा, कोई विदेशी आया अमेरिका का, चाइना का, भारत में रोजगार व्यापार करने, बिजनेस करने, व्यवसाय करने, और यहीं पे उत्पादन किया, सेवा दिया, तो और वो भारत सरकार को मिल गया, तो उसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब घरेलू नागरिक, यानी भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो आया, चाहे जितना देश का यहाँ के उत्पादन करता है तो निवेश करता है, अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, ये सब करता है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ भारत में आया, भारत में ही काम किया, यहाँ पे भारत को लाभ दिया। जो उसको कुछ बचा वो अपना ले गया होगा देश, लेकिन लाभ तो भारत को दे रहा है ना, उत्पादन कर रहा है ना। तो घरेलू नागरिक प्लस विदेशी नागरिक, ये दोनों मिलके क्या किया? वस्तु प्लस सेवा दिया, ये दोनों मिलके कहाँ? भारत में ही। तो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर हो गया? इधर समझो और पढ़ा। अब आओ जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत लेते हैं एक देश, भारत और वाई देश अमेरिका और भी देश। भारत का नागरिक यानी हम, चाहे कोई नागरिक, भारत में कमाया, काम किया, यानी वस्तु और सेवा को उत्पादन किया तो यही दिया, और फिर वही नागरिक विदेश में भी काम किया, यानी वस्तु एवं सेवा को उत्पादन किया होगा, तो उसको भुगतान करके वहाँ पे मजदूर होगा, लगाया होगा, तो उसको भुगतान करेगा ना, वहाँ सरकार को टैक्स देगा ना। उस सारे चीज भुगतान करके जो शुद्ध प्राप्ति हुआ वो लेके कहाँ आया? देश में आया, तो उसको क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब एक घरेलू नागरिक द्वारा मातृत्व देश में, मतलब जिस देश के रहने वाला वहाँ उत्पादन किया, और वही नागरिक विदेशों से भी उत्पाद लाभ अर्जित किया, तो उसको क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद में जीडीपी तो समझ गया। जीडीपी में हाश कटौती, मूल कटौती कहते हैं। जो मूलधन होता है, मान ली तुम बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो तुम्हारा परिसंपत्ति लगा है वो कटौती करोगे ना, वो कटौती करके सरकार को जो मिला उसको हाश कटौती करते हैं। हाश कटौती का दर हमेशा सरकार निर्धारण करता है। हाश कटौती में क्या क्या रहता है? हाश कटौती में अनुदान को घटेगा, तुम्हारा जो मूल पूंजी लगा है वो घटेगा, और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब तुम्हारा पूंजी जो लगा वो हम जोड़ देंगे, और सरकार को जो फायदा होगा वो जोड़ देंगे, तो नहीं निकलेगा। पूंजिया तो नहीं कहता है। कोई भी मुनाफा कब कहता है कि अरे 100 रुपया लगेलिए एकरा पूंजी, तो 150 रुपया है, तो उसको 150 रुपया मुनाफा नहीं हुआ, उसको कितना मुनाफा हुआ? 50 रुपया। 100 रुपया उसका क्या है? पूंजी लगा, तो वही क्या करना है? पूंजी को
हास कटौती कहते हैं। हास कटौती को दूसरे रूप में मूल कटौती समझने के लिए। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में यानी जीएनपी में हास कटौती घटा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे तुमको कहेगा ऐसे नाम लिख के ऐसे लिख सकता है एग्जाम में, जानते हो कैसे लिखेगा? देखो, घरेलू नागरिक प्लस विदेशी नागरिक माइनस हास कटौती। बात सही है कि गलत है? हाँ, घरेलू नागरिक प्लस विदेशी नागरिक माइनस हास कटौती क्या एनडीपी कहलाएगा? हाँ, तुम घरेलू नागरिक प्लस दोनों को मिला के क्या कहलाएगा? ये क्या लिखे हैं? जीडीपी का डिफाइन कर दिया ना। हाँ, घरेलू, अब इसको ऐसे लिखेगा, इसको घरेलू नागरिक देश के सीमा के अंदर प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस हास कटौती होगा या नहीं? हाँ, होगा। क्या है? ये है ना, हुआ। जीएनपी का मतलब हुआ ना, जीएनपी घरेलू नागरिक देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर प्लस विदेशों, देश के अंदर प्लस माइनस क्या कहलाएगा? हो सकता है तो ऑप्शन में ये ना रह के ये दे दे, ऑप्शन में ये ना रह के ये दे दे। क्लियर हुआ? और जीबी यानी सकल मूल वर्धन में उत्पाद का मूल ज्ञात किया जाता है। कोई उत्पादन और उसका मूल क्या है? कोई वस्तु, कोई उपभोक्ता कोई वस्तु को खरीद रहा है उपभोग करने के लिए, उसका मूल्य क्या है? और माध्यमिक वस्तु का मूल्य, माध्यमिक वस्तु का मूल्य। इसमें इन तीनों में माध्यमिक वस्तु का मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता। माध्यमिक वस्तु किसको कहते हैं? जिसे बताए थे ना, मोबाइल में बैटरी क्या है, गाड़ी में जो टायर है, ट्यूब है, वो क्या है? माध्यमिक वस्तु है। जब तक वो किसी वस्तु में समाहित नहीं हो जाएगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अच्छा, बैटरी मोबाइल तुम बढ़िया मोबाइल बना दो और बैटरी कुछ में नहीं लगा तो कोई मतलब है? या खूब बढ़िया मोबाइल बना दो और सिम उसमें उसके लायक सिम नहीं बनाओ तो कोई मतलब है? तो सिम क्या है? माध्यमिक वस्तु। खूब बढ़िया कलम, एकदम लाख रुपया कलम बना दो और उसमें लीडिया नहीं रहे, लीडिया क्या है? माध्यमिक वस्तु है। क्लियर हुआ ना? सब्जी कहते हो तो सब्जी का माध्यमिक वस्तु क्या है? नमक, हल्दी, तेल, मसाला, सब माध्यमिक वस्तु है। आलू प्राथमिक वस्तु हो गया, ठीक है। और चिप्स उसका अंतिम वस्तु है। चिप्स बनाया तो ये बनाया, उसके बीच में चिप्स बनाने के लिए मशीन में रगड़ते हो, निकालते हो, सोडा डालते हो, पानी में खौलाते हो, ये सब क्या है? माध्यमिक क्रिया। यानी प्राथमिक वस्तु को विनिर्मित वस्तु यानी अंतिम वस्तु, उपभोग की वस्तु बनाने के लिए बीच में जितने क्रियाएं हुई, जितने वस्तु का समावेश हुआ, वो सभी वस्तु क्या कहलाएगा? माध्यमिक वस्तु कहलाएगा। अब क्लियर हुआ? माध्यमिक वस्तु। तो जीबी में सकल मूल वर्धन में उत्पाद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। कोई चीज उत्पादन हुआ उसका उपभोग का मूल्य, आप कोई वस्तु खरीद रहे हो खाने पीने उपयोग करने, उसका मूल्य, और माध्यमिक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिखो। चलिए, आप वो तो आपने एक समान अर्थों में हमने समझाया था, तीर तार छेद के जो मूल चीजें कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया ताकि आपको याद करना ना पड़े।
अब इसको एग्जाम के व्यू से परिभाषा, बहुत लोग दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक चित्र वाला समझने में विश्वास करते हैं, एक लिखने वाला में भी विश्वास करते हैं। तो हम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के हिसाब से पढ़ाते हैं। अब देखो परिभाषा, जीडीपी का परिभाषा क्या है? एक लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष किसको बोलते हैं? एक वित्तीय वर्ष कब शुरुआत होता है? एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से मार्च, जानते ही हो। एक लेखा वर्ष में एक राष्ट्र की आर्थिक सीमा, भारत का जो आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा, उसी को घरेलू सीमा भी कहते हैं, के अंतर्गत नागरिक प्लस गैर नागरिक मतलब विदेशी, दोनों के द्वारा उत्पादित, क्या उत्पादन होता है? वस्तु का और सेवा का। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? मौद्रिक मूल्य मतलब ये उत्पादन किया और इसमें कितना मजदूर लगा, उत्पादन इसमें किया तो कितना खर्चा लगा। तो एक होता है सामान का खर्चा और एक उसमें मिस्त्री मजदूर करेगा तो वो खर्चा होगा कि नहीं? लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट जो खर्चा हुआ उसको भी मौद्रिक मूल्य कहते हैं। वस्तु लाया उसको बनाने के लिए मौद्रिक मूल्य, ठीक है। उसमें मूल्य कितना लगा उसे जीडीपी कहते हैं। विशेषताएं एकदम नहीं पूछेगा, यह वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। कैसा मूल्य है? मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक आय नहीं है, मौद्रिक मूल्य। इसे सकल मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। किसे सकल मूल्य वृद्धि कहा जाता है? जीडीपी को। जीडीपी को सकल मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। इसे हिंदू वृद्धि मूल्य भी कहा जाता है। वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि भारत में अधिक वृद्धि होता है सकल घरेलू उत्पाद का। भारत में जो कौन लोग रहते हैं भाई सबसे अधिक? हिंदू रहते हैं, हिंदू में वृद्धि कर कहा दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद को हिंदू वृद्धि मूल्य भी कहते हैं। गणना का विधि, सकल घरेलू उत्पाद को आप गणना कैसे करोगे? उत्पादन विधि, आय विधि और 3 विधि से। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि से क्या चीज का गणना करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद का। जीडीपी का वृद्धि का स्थिति वर्तमान में पिछले दशक, दशक का मतलब क्या होता है? के वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, दशक मतलब 10 वर्ष, और सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष। सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष और दशक मतलब 10 वर्ष। पिछले दशक मान लीजिए अभी 2023 लेते हैं, तो 2023 से पीछे कितना होगा? 13। 2013 से अब तक जीडीपी में जो वृद्धि हुआ, खूब वृद्धि हुआ। इस आधार पे बाजार कीमत, बाजार मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर, ना कि स्थिर मूल्य पर, प्राय स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। तो पूछेगा सबसे अधिक भारत में जीडीपी का वृद्धि हो रहा है पिछले दशक से बाजार मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, क्या मारोगे? प्रचलित मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, क्या मारोगे? प्रचलित। बाजार में कोई प्रचलित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अगला, जीडीपी के अनुपात में कमी। अगर जीडीपी के अनुपात में कमी है तो क्या अर्थ लगाओगे? आर्थिक वृद्धि दर भारत का क्या है? धीमा। तो ऐसे तुम माप लोगे कि जीडीपी का अनुपात में कमी, तो तुम समझ जाओगे कि आर्थिक वृद्धि दर क्या है? धीमा। तो हाल के दिनों में जीडीपी के अनुपात में कमी आया है, क्यों? कोरोना के कारण। तो भारत का आर्थिक वृद्धि दर क्या हो गया? धीमा हो गया है। अगला, जीडीपी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व। आईएमएफ एवं विश्व बैंक, आईएमएफ एवं विश्व बैंक विश्व के देशों का अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किस आधार पे करता है? जीडीपी के आधार पे। जीडीपी के आधार पे विश्व के देशों का अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कौन कौन करता है? आईएमएफ और विश्व बैंक। चलो लिखो इसको। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अंग्रेजी में ये होगा ना,
अंग्रेजी कम आता है मुझे, हिंदी माध्यम का फुल्ली, मुख्य रूप से हिंदी माध्यम का। जितना हिंदी टिपिकल पूछो, जितना हिंदी समझना है हम समझा दो। सकल बहुत लोग कम जानकारी वाला मास्टर साहब रहेंगे, लेकिन थोड़ा इंग्लिश एक दो शब्द बोल के वो अपने क्लास को भयानक बना देगा, बहुत जानकारी नहीं, ऐसा देखे हो। और उसको खुद जो चीज़ समझ में ना आएगा उसको इंग्लिश में बोल के निकल जाए। हाँ ठीक है, पढ़ाई का, लेकिन उसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इंग्लिश में बोल के क्या करेगा, निकल देगा, बचबो। ठीक है कभी देखे हो उसका, देखना। सकल राष्ट्रीय चाहे कोई हो, यहाँ से पटना तक जितने महाराष्ट्र नजर आ रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP अभी पढ़ा। एक रेखा पर पता ही है, एक राष्ट्र का नागरिक अपने घर में और विदेशों से लाया धन, दोनों को क्या कहेंगे, पहले बता दिए थे। एक राष्ट्र का नागरिक अपने घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य और विदेशों से प्राप्त निबल आय का योग, योग इसमें जुटेगा ना, उसमें ये योग हुआ। निबल मतलब क्या, वहाँ मजदूर रखा हुआ उसको दे दिया, तो वहाँ पे ये प्राथमिक वस्तु, द्वितीयक वस्तु खरीदा हुआ कोई सामान बनाने में उसको भुगतान कर दिया, सरकार को शुल्क टैक्स दिया होगा वो भुगतान का, जो बचा वो लेके वहाँ से भारत आया, भारत सरकार ये लिया कि वो इतना तुम लाया वहाँ से, चल इतना जमा कर तो उसको क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। विशेषताएं, घरेलू सीमा से प्राप्त मौद्रिक मूल्य भी होगा, और दूसरा विदेशों से अर्जित निबल प्राप्ति योग। क्या कराएगा, GNP से मापा जाता है, याद रखना। GNP से तुम क्या मापोगे, किसी देश का राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य, कोई भी वस्तु का उत्पादन हुआ उसका मूल्य क्या है, कहाँ से मापोगे, GNP से। GNP से किसी देश का राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापा जाता है। इसको फिर भी आए जिसको कहते हो पूछेगा। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि में, ये समझना है कॉन्सेप्ट का है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि में अगर शामिल है निर्धनता की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी के उच्च वृद्धि दर, अगर वास्तविक GNP की वृद्धि में शामिल है, प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP के वृद्धि में निर्धनता की उच्च वृद्धि, खूब निर्धनता, तेजी से निर्धनता बढ़ रहा है गरीबी भारत में, और बेरोजगारी भी काफी बढ़ रहा है, तो अभी यही स्थिति है। मान लेना उस देश का आर्थिक विकास का ऊंची दर नहीं है, भले फर्जी दिखा रहा है कि भारत का बहुत विकास ऊंचा है, लेकिन उस देश का आर्थिक विकास दर ऊंचा नहीं है। अगर किसी देश के प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP जो वृद्धि है उसमें निर्धनता का उच्च वृद्धि दर है और बेरोजगारी का उच्च वृद्धि दर है, तो मानना आर्थिक विकास ऊंचा नहीं है। अगर शामिल है निर्धनता में वृद्धि है, लेकिन कैसा वृद्धि, इस धीरे धीरे, और बेरोजगारी में धीरे धीरे, तब मानना अगर ये दोनों इसमें शामिल है तो उस देश का माना जाएगा कि आर्थिक विकास वृद्धि दर ऊंचा है। ये दोनों इसमें शामिल है तो मानना कि ये स्थिति। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट तुमको? जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि, तुम कह रहे हो कि भारत का प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि, ठीक है, मान लिए कि प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में खूब वृद्धि है, लेकिन हम देखेंगे कि उसके अंदर में ये है कि ये है वृद्धि। अगर GNP का वृद्धि खूब है तो हम ये देखेंगे कि ये शामिल है कि ये शामिल है। अगर ये शामिल है तो GNP में तो वृद्धि है, लेकिन आर्थिक विकास ऊंचा नहीं है। क्लियर हुआ? और अगर इस GNP में ये वृद्धि शामिल है, स्थिर वृद्धि, निर्धनता का, बेरोजगारी का, तब मानेंगे कि देश का आर्थिक विकास अच्छा। आप समझ में आया? ठेठ में ये तो रहेगा, GNP का वास्तविक वृद्धि तो रहेगा, वो कभी घटता नहीं वृद्धि, लेकिन हमको उसके अंदर देखना है, जाके ताला खोलेंगे इसका, देखेंगे कि अंदर में वो क्या का वृद्धि है, क्या इसका वृद्धि क्या बता रहा है। गरीबी कम रहेगा और बेरोजगारी कम, तो आर्थिक विकास अच्छा रहा, उस देश का माना जाएगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये कम हो। किसमें? GNP के वास्तविक वृद्धि में अगर ये है शामिल
तो ये होगा, और अगर ये शामिल है इसमें ये होगा उस राष्ट्र का। जीएनपी का आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? IMF, यहाँ विश्व बैंक नहीं, IMF विश्व के देशों का रैंकिंग तैयार करता है। नहीं, प्रथम स्थान पे कौन देश, दूसरा स्थान पे कौन देश, तो IMF जो तैयार करता है किस आधार पे? GDP की GNP के आधार पे। IMF और विश्व बैंक GDP के आधार पे दोनों, और IMF GNP में सिर्फ IMF। इसका मतलब है कि IMF आर्थिक विश्लेषण या रैंकिंग तैयार करता है विश्व के देशों का। A GDP, B GNP, C AB दोनों, D कोई उपरोक्त में कोई नहीं। C नहीं होगा। पहले समझो, IMF विश्व के देशों का रैंकिंग तैयार करना, रैंकिंग या आर्थिक विश्लेषण एक ही बात हुआ, उसमें फंसना है। IMF प्रश्न समझो, IMF विश्व के देशों का आर्थिक विश्लेषण या रैंकिंग तैयार करता है। A GDP, B GNP, C AB दोनों, D उपरोक्त में कोई नहीं। देखो GDP में दोनों होगा, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण GDP में शामिल होता है। अरे आर्थिक विश्लेषण या विश्व का रैंकिंग तैयार करना एक ही बात हुआ। लिख लो, उसमें फंसो नहीं, यहाँ पे लिख लो आर्थिक विश्लेषण। क्लियर हुआ? यानी IMF दोनों आधार पे GDP और GNP, विश्व बैंक सिर्फ GDP। अब क्लियर हुआ? फंस जाएगा तुम लोग, पढ़ा के भी गोबर कर देगा हमको। चलो लिखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। NDP किसको कहते हैं? GDP में मूल कटौती को घटा देंगे, यानी NDP बराबर GDP माइनस मूल ह्रास, यानी मूल कटौती। NDP कराया। NDP में मूल कटौती दर का निर्धारण कौन करता है? सरकार द्वारा। NDP में मूल कटौती या मूल दर का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। उपयोग, यानी NDP का उपयोग या महत्व, किसी देश के अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को उपलब्धियां। इसे भारत अभी चंद्रयान 3 ले गया, अनुसंधान है ना, अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा बड़ा मिसाइल बना रहा है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में। तो उसकी उपलब्धियां हम किसके आधार पर जानेंगे? GDP, GNP या NDP? NDP। क्लियर हो गया ना? अब विश्व के देशों की तुलना किया जाता है, जैसे अमेरिका भारत अगर तुलना करोगे अर्थव्यवस्था में कि कौन विकास अधिक है, कौन कम विकास है, तो GDP, GNP और नहीं किया जाता है तुलना किसी भी सूरत में। NDP विश्व के देशों की तुलना का आधार या मानदंड नहीं है। क्लियर है ना? नहीं बताएगा कोई, ये जानना जरूरी है। विश्व के देशों की तुलना किया जाता है GDP, GNP और NNP। NDP पे तुलना नहीं किया जाता। क्लियर है? चलो लिखो, अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP किसको कहते हैं? समझो, अभिप्राय GDP में से मूल कटौती को क्या करेंगे? घटा देंगे, सिंपल में। लेकिन अगर फंसाने का पूछेगा तो NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से आए, ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस क्या कर देंगे, तो क्या निकलेगा? NNP। क्लियर हो गया ना? NNP से मापा जाता है क्या चीज का? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य किससे किससे मापा जाता है? GNP एवं NNP। कहाँ थे?
खोज रही है कहाँ लिखल है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य जो है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य हम किससे किससे मापते हैं? एनएनपी और जीएनपी। जीएनपी में लिखाए हैं, कहाँ लिखाए हैं? हाँ तो बोलने रही थी इसीलिए पूछा, तुम ही को देख रहे थे, लेकिन दोनों बोल रहे थे तो तुम मिला रही थी। नहीं होता कभी भजन कीर्तन देखे हो, जो गायकार होता है तो गा रहा, गीत तो महिलाएं को देखे हो गाते समय, जो एक्सपर्ट है गाने में वो गा रही तीन को, और 4-5 को महिलाएं बैठा रखा उसको मिला है। उसका गाने का जो शैली होगा वो थोड़ा 2 शब्द वो आगे थे, अभी 2 शब्द पीछे है, फिर इसको बराबरी करने के लिए तेजी से छलांग मारता है गाने के क्रम में, अब मिला देता है। कभी अनुभव किए हो? नहीं किए हो तो वही मिला रहे थे। दोनों बोला था हाँ यूपी का रखी है, हो जा, नहीं मिला था उस समय, नहीं मिला था, अभी मिला। चलो एनएनपी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय पूछेगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? एनएनपी को। किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी किसी देश का आय कितना हुआ, वास्तव में कितना आय उसका हुआ, उसको मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका एनएनपी है। किसी देश का प्रति व्यक्ति आय का वास्तविक रूप से पता चलता है, यानी किसी देश का प्रति व्यक्ति आय सही में अच्छा है कि खराब है, इसकी आकलन हम किसके आधार पर करते हैं? एनएनपी के आधार पे। क्लियर है ना? इससे किसी देश का प्रति व्यक्ति आय का वास्तविक, तीनों याद रखोगे। चलो लिखो, सकल मूल्य वर्धन GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन किसको कहते हैं? इससे समानता उत्पाद के मूल्य, तो उत्पाद का मूल्य में माध्यमिक वस्तुओं को उपभोग के रूप में जाना जाता है। ये उत्पाद का ये मूल्य, ये उत्पाद है, इसका 10 रुपया, ठीक है, ये उत्पाद है, फाइनली उत्पाद हुआ ना, इसका 10 रुपया। इसमें माध्यमिक वस्तु जो हम लीड लगाए तो लीडिया देता है ना 3 रुपया 2 रुपया, तो लीडिया का जो माध्यमिक वस्तु है 3 रुपया को उपभोग के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? 10 रुपया के रूप में नहीं, के रुपया के 3 रुपया, माध्यमिक वस्तु के उपभोग के रूप में जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? सकल मूल्य वर्धन। ये जानना विशेषता, या उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों का, यानी कोई भी उत्पादन हुआ, ये वस्तु उत्पादन हुआ तो इसमें श्रम पूंजी कितना लगा और अन्य काम में कितना लगा, वो कहाँ से जानते हैं? यानी फाइनली किसी वस्तु के उत्पादन में मानव बल यानी श्रम पूंजी कितना लगा और अन्य वस्तु को कितना लगा, वो दोनों को कहाँ जानते हैं? सकल मूल्य वर्धन से। उसको इसमें उत्पाद कर शामिल नहीं होता है, सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद कर शामिल होता है, सॉरी, सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद कर शामिल होता है। उत्पाद कर किसको कहते हैं? केंद्र एवं राज्य का अप्रत्यक्ष कर, उसी को उत्पाद कर कहते हैं। ये सकल मूल्य वर्धन में याद रखना, उत्पाद कर शामिल होता है। शामिल क्या नहीं होता है? इसके अंतर्गत उत्पाद पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान यानी सब्सिडी शामिल नहीं होता सकल मूल्य वर्धन में, उत्पाद कर शामिल होता है। जीडीपी का क्षेत्रवार गणना, अगर जीएबी के अंतर्गत, अगर हम इसके अंतर्गत जीडीपी का क्षेत्रवार गणना किस आधार पर किया जाता है? बाजार मूल्य कीमत पर। बाजार मूल्य कीमत पर जीडीपी का गणना, सुनो, जीडीपी का गणना बाजार मूल्य कीमत पर किया जाता है। ए जीएबी के आधार पे, बी एनएनपी के आधार पे, उत्पाद विधि पे, व्यय विधि पे। तो क्या मारोगे? जीवीए। जीडीपी का गणना हम क्षेत्रवार जो है बाजार मूल्य के आधार पर किसके अंतर्गत करते हैं? जीएबी। जीडीपी का क्षेत्रवार गणना जीएबी के अंतर्गत बाजार मूल्य पर करते हैं, इसको एकदम याद रखना। जीएबी के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना भी किस आधार पे होता है? बाजार मूल्य यानी बाजार लागत। बाजार मूल्य मतलब बाजार लागत। चलो
बाजार मूल्य किसको कहते हैं? जीबीए प्लस उत्पाद कर दोनों शामिल हो गया तो क्या कहलाएगा? बाजार मूल्य। ये बाजार मूल्य है। जीबीए प्लस उत्पाद कर, लेकिन एवं राज्य का और प्रत्यक्ष कर दोनों, यानी जीबीए मतलब वस्तु के उत्पादन में कितना, वस्तु के उत्पादन में लगा पूंजी क्या कहलाता है? हाँ? अरे ठीक है, खाओ समझो, खाओ। जीबी खाओ समझो, खाओ। ठीक है, जीबीए का मतलब क्या हुआ? वस्तु के उत्पादन में लगा पूंजी। दो प्रकार का पूंजी लगता है, एक वस्तु और एक श्रम। ये ना, यानी वस्तु के उत्पादन में जो लगता है पूंजी, एक वस्तु माने कलम बनाओगे तो प्लास्टिक लाओगे कि नहीं लाओगे, मशीन बैठाओगे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं वस्तु। और श्रम पूंजी, उसमें मिस्त्री रहेगा कि नहीं। तो वस्तु के उत्पादन में लगा पूंजी को क्या कहते हैं? एक लाइन में जीबीए। और उत्पाद कर, ये दोनों शामिल हो जाएगा तो क्या होगा? बाजार मूल्य हो जाएगा। निबंध धारणाएं किसको कहते हैं? जब बाजार मूल्य पर या साधन लागत पर सकल मूल्य में से हास को क्या करेंगे? हटा देंगे। जब बाजार मूल्य पर या साधन लागत पर सकल मूल्य में, यानी इसमें सकल मूल्य पढ़े थे ना आगे, सकल मूल्य में हास को क्या करेंगे? बाजार मूल्य या सकल मूल्य। क्लियर हुआ? सकल मूल्य में हास को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको क्या कहते हैं? निबंध धारणाएं। क्या कहेंगे? निबंध धारणाएं। तो ये था राष्ट्रीय आय की अवधारणा का मूल चीजें। अब हम आगे बताएंगे राष्ट्रीय अवधारणाएं का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करके बता देंगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है? चलो देखो, अब हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे। आप लोगों को हमने राष्ट्रीय का अवधारणाएं का सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कल बता दिए थे डिटेल से। अब इसको तुलना करके, ताकि एग्जाम में यहीं से पूछेगा, यहीं से फंसता भी है। अगर आप तुलना करके पूछेगा जीडीपी तो मार दीजिएगा जीएनपी, और तुलना करके पढ़िएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है? आप पहले भी जानते हैं कि किसी जीडीपी का आकलन करें या जीएनपी का या एनडीपी का या एनएनपी, तो एक लेखा वर्ष सबको पता है। आकलन वर्ष क्या होता है? एक लेखा वर्ष कहाँ से कहाँ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सबको उसी वो लेखा वर्ष को हम लोग वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। ठीक है? आर्थिक सीमा क्षेत्र मतलब अगर किसी देश का राजनीतिक रूप से अगर परिभाषित कीजिएगा तो उसका सीमा को हम लोग भौगोलिक सीमा कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में उसको मापना है तो उसको आर्थिक सीमा कहा जाता है। तो आर्थिक सीमा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? घरेलू सीमा के अंतर्गत। ये है ना, जैसे भारत, तो भारत के अंतर्गत एक्स देश मान लिए, घरेलू सीमा और प्लस विदेश बताए थे ना। एक नागरिक है भारत का, वो यहाँ भी कमाता है, यहाँ के सरकार को दे देता है, फिर वो विदेश से भी कमा के लाता है, यहाँ के सरकार को दे देता है। उसको क्या कहते हैं? जीएनपी। ठेठ में शुद्ध घरेलू उत्पाद में घरेलू सीमा ही रहेगा, इसमें घरेलू प्लस विदेश दोनों। नागरिक का यहाँ अर्थ लगाना है निवेशक, उत्पादक या व्यापारी। नागरिक का अर्थ यहाँ ये हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू नागरिक होता है, लेकिन ये घरेलू नागरिक मातृत्व देश और विदेश दोनों से लाता है कमा के। मातृत्व देश मतलब जिस देश का वो रहने वाला, वहाँ पे काम करता है, उत्पादन करता है, वहाँ के सरकार को देता है। और विदेश से भी लाता है कमा के, फिर अपने देश को देता है। यहाँ ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, दिमाग नहीं लगाता। उत्पादित मद
कोई भी चीजें का अर्थव्यवस्था में तो ये चीजें हैं। अर्थव्यवस्था में जो खेला है पूरी दुनिया में जो चल रही है उसमें वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। वस्तु का आयात निर्यात, उसी के उत्पादन होगा तो आयात निर्यात। और सेवा हमेशा व्यापार का वो दृश्य मत होता है जो दिखता नहीं है। पर्यटन जिसे आ रहा है, कोई पर्यटक भारत में आता है तो भी एक व्यापार है। वो यहाँ आया कोई होटल में रहता होगा तो होटल में रहता है तो उसका भाड़ा देता है, खाना पीना खाता है तो उसका फिर गाड़ी का प्रयोग करता है, भारतीय गाड़ी का घूमने के लिए वो देता है। फिर आप देखते हुए गए हो नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ देखना कि गाइड रहता है उसको बताने वाला कि ये था, ये था, उस समय यहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, यहाँ शिक्षा कराते थे, अंग्रेजी में बताता। तो गाइड करने वाला तो गाइड जो करता है तो उसको भी पैसा लेता है, तो वो भी क्या है, व्यापार है। तो सेवाएं और दृश्य वस्तुएं कहलाती है व्यापार का, और वस्तु मतलब वस्तु। ये सेम रहेगा सब में, टिक मार दिए। प्राप्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में हमको प्राप्ति यानी सरकार को प्राप्ति कहाँ से होता है, सिर्फ घरेलू क्षेत्र से, यानी देश के अंदर अंतर्गत से। इसमें घरेलू और इसमें घरेलू, फिर इसमें क्लियर हो गया। अब आप भुगतान करता या प्राप्त करता, कौन भुगतान करता है, कौन प्राप्त करता है, यहाँ पे घरेलू और विदेशी नागरिक। हम अगर भारत के हैं तो हम उत्पादन किए वस्तु का सेवा का तो हम सरकार को दे रहे हैं। विदेशी नागरिक आया भारत में व्यापार करने के लिए, निवेश करने के लिए, तो वो भी यहाँ उत्पादन किया, यहाँ भुगतान किया। जो उसको बचा आमदनी अपना शुद्ध, वो कहाँ ले जाएगा, वो अपना घर, उससे हमको लेना देना है। तो घरेलू एवं विदेशी नागरिक यहाँ भी सिर्फ, यहाँ क्या होगा, सिर्फ घरेलू, यहाँ घरेलू एवं विदेशी नागरिक, यहाँ घरेलू। क्लियर हो गया। इसका इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ दो, बस सीधा। चलो लिखो। चलो राष्ट्रीय का आगे देखते हैं। भुगतान एवं प्राप्ति में शामिल क्या क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद में। राष्ट्रीय आय, निजी उपभोग जो आप करते हो, सकल निवेश जो कोई निवेश करता है, शुद्ध निवेश, ठीक है, पूंजी लगाता है ना। तो निवेश किसको कहते हैं, पूंजी लगाता है। निवेश में उसको, निवेश कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, भारत में निवेश करेगा, या तो वो जमीन में निवेश करता है, या फैक्ट्री के पूरा फैक्ट्री में निवेश करेगा, या फैक्ट्री के कोई एक भाग सामान बनाने में निवेश करेगा। नहीं, उस पर निर्भर करता है। जितनी पूंजी होगी आप उतने निवेश कीजिएगा ना, यानी निवेश हमेशा पूंजी पे निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सकल निवेश जो आप निवेश करते हो, शुद्ध निवेश, सरकारी एवं व्यापार और शेष फल का योगफल। सरकारी एवं व्यापार, सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया और व्यापार से जो आया, दोनों का शेष फल का योग, ये सेम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। ये पूछेगा कि सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है या उसके भाग हैं या नहीं हैं, यही चार में कोई ऑप्शन देगा, या चारों दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा, इनमें से नहीं पूछेगा। तो कोई तीन को यहाँ से देगा, वो गलत कोई दे देगा, यही करता है ना। या बीपीएससी का नया एगो डी आ गया, उपरोक्त सभी, तो आप सब याद रखोगे तभी पता रहेगा तभी। तो ये सेम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी होता है। अंतर इतने हैं कि ये जो सकल घरेलू उत्पाद में ये सिर्फ घरेलू सीमा के अंतर्गत, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू सीमा और विदेश दोनों चीजें। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी जीडीपी में क्या करोगे, मूल कटौती घटा दोगे। मूल कटौती किसको कहते हैं, मूल्यह्रास, जो दो रूपों में मूल कटौती होता है। एक आपका जो मूल पूंजी लगा, तो मूल कटौती में अनुदान घट जाएगा, कर जुट जाएगा। और ये लोग जो योजना चलाते हैं तो इसमें ये लोग भी मूल कटौती करते हैं। लेबर सेस, सभी सामग्री जिसको आप रॉयल्टी करते हैं, भैया मूल कटौती।
मूल कटौती का निर्धारण हमेशा कम करता है दर का, सरकार करती है। सरकार जो दर निर्धारित करता है हम लोग काट लेते हैं। उसी तरह इसमें भी जीडीपी प्लस विदेशों से आए यानी जीएनपी में हास का मतलब वही हुआ, क्या हुआ, मूल। हास का दूसरा नाम मूल कटौती है, घटा देंगे एनएनपी निकल जाएगा। मूल कटौती या हास इसमें शामिल है, इसमें शामिल, इसमें नहीं होता, इसमें और इसमें शामिल होता है। ठीक है। अब विदेशों से आए इसमें शामिल होता है, नहीं होता, इसमें और इसमें भी होता है। यानी विदेशों से आए सिर्फ जीडीपी में शामिल नहीं होता, बाकी सब में होता है। घरेलू देश से आए इसमें शामिल होता है, बाकी सब में। अब आ जाओ आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास मापा जाता है। अगर जीडीपी के आधार पे हम आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास दोनों मापेंगे तो किस आधार पे, स्थिर बाजार मूल्य पे और सभी में उसी पे मापा जाता है, स्थिर बाजार मूल्य पे और प्रचलित बाजार मूल्य पे। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास अगर वास्तविक विकास जानना है तो स्थिर मूल्य पे मापा जाता है, तब पता चलेगा। प्रचलित बाजार मूल्य पे क्या, आज भाव कुछ भी है, कल भाव कुछ भी रहेगा। तो उससे अगर किसी का जीडीपी बहुत उछाल में है किसी देश का तो खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी जो सरकार का जीडीपी जो दिख रहा है आपको, भारत सरकार का खास करके मीडिया में, वो किस पे है, प्रचलित पे है कि खूब विकास हमने, देखिए जीडीपी वृद्धि दर 2014 में इतना था, आज हमने इतना पहुंचा दिया। अरे भाई स्थिर मूल्य पे बताइए ना कि आपका क्या है, उछाल कितना आया है। और किसी देश का जीडीपी ग्रोथ में तब मानेंगे उच्च वृद्धि दर, कल बताए थे ना कि अगर उसमें बेरोजगारी और निर्धनता का वृद्धि अधिक शामिल है तो भले जीडीपी बहुत उछाल पे है लेकिन अच्छा नहीं मानेंगे। जब उसमें बेरोजगारी और निर्धनता का जो वृद्धि है स्थिर रूप में वृद्धि है तब तो मानेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास वास्तव में हो रहा है। कल बता ही दिए थे। चलो लिखो इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का संकेत। सकल घरेलू उत्पाद से किसी देश की अर्थव्यवस्था का क्या बताता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर क्या है वो किससे पता चलता है, जीडीपी से। विकास दर देखो यहाँ है वृद्धि दर, एग्जाम में ध्यान रखना, यहाँ क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास दर किससे पता चलता है, जीएनपी से। उपलब्धियां किससे पता चलता है, सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी, जैसे वो कितना अनुसंधान किया, कौन क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां पाया। जैसे भारत अभी क्या बोलते हो, कौन मिशन है, चंद्रयान मिशन 3 लाया, तो ये भारत की क्या है, उपलब्धियां हैं। सूर्य पे भी मिशन भेजा है क्या है, भारत की उपलब्धियां। तो ये उपलब्धियां किससे जानकारी मापेंगे, एनडीपी से। किसी देश का वास्तविक विकास किससे पता चलता है, एनडीपी से। क्लियर हो गया, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ कई बार। अर्थव्यवस्था का संकेतक, सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि को बताता है। किसी आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक विकास किससे, जीएनपी से। किसी देश का आर्थिक विकास जीएनपी से। किसी देश का आर्थिक वृद्धि आर्थिक समृद्धि जीडीपी से। विश्व के देशों के बीच अर्थव्यवस्था का तुलना नहीं किया जाता किससे, तो तुलना किया जाता है किससे, कल हम बताए थे। किसी देश की अर्थव्यवस्था का अगर तुलना करेंगे, पाकिस्तान भारत, बांग्लादेश भारत, अमेरिका चाइना, तुलना नहीं करते हैं, तो वो हम तुलना करते हैं जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पे। किस पे नहीं होगा तुलना, ये तीनों से तुलना होगा, इससे तुलना नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दिखाएं पिछले बार, ठीक है। आगे आओ। प्रति व्यक्ति आय की जानकारी जीडीपी से, जीएनपी से नहीं मिलता, एनडीपी से किससे पता चलता है, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है इसका मापने का अच्छा तरीका क्या है, इसी से पता चलता है, ये सबसे नहीं पता चलता, ध्यान रखना। अगला, राष्ट्रीय आय एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी। सकल घरेलू उत्पाद से कैसा जानकारी मिलता है, गुणात्मक जानकारी
नहीं मिलता। परिणात्मक का मतलब हुआ कि परिणाम आना। भारत के पास खूब सोना का भंडार है, बिहार में मिला है नहीं, तो वो परिणात्मक को बताता है। लेकिन कर्नाटक कम में है उसके पास सोना, लेकिन बढ़िया वो धातु बना लेता है, आभूषण बना लेता है, जिसको गुणात्मक बोलते हैं। तो परिणात्मक जानकारी जीडीपी से मिलता है। गुणात्मक कि कितनी उसकी शक्ति है, कोयला कितना भंडार है, पानी कितना है, लोहा कितना है, ये क्या बताता है? परिणात्मक। अब गुणात्मक मतलब वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता क्या है। पानी तो है उसके पास, बहुत सा नदी है, बहुत सा जल है, क्या विद्युत का उत्पादन होता है कि नहीं, जल विद्युत, सिंचाई व्यवस्था है कि नहीं, ये क्या बताएगा? गुणात्मक को। कोयला खूब भंडार है, निकालिए नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा? तो जीडीपी के अंतर्गत किसी देश की राष्ट्रीय आय या अर्थव्यवस्था की जानकारी, कैसा जानकारी मिलता है? परिणात्मक। परिणात्मक मतलब आंतरिक शक्ति क्या, आंतरिक शक्ति मतलब कोयला कितना है, लोहा कितना है, सोना कितना है, जितने धातु है, वन कितना है, मनुष्य कितना है, जीव जंतु कितना है, बहुत बातें हैं आंतरिक शक्ति में। वस्तु उत्पादन का, सिर्फ वस्तु का उत्पादन की जानकारी मिलता है, गुणात्मक जानकारी नहीं मिलता। मतलब वस्तु एवं सेवा की क्या गुणवत्ता है। हमारे पास ढेर पर्यटन स्थल है, क्या फायदा? अगर हम उस पर्यटन स्थल को सजाएंगे, विदेशियों के लिए वहाँ पे व्यवस्था करेंगे, तभी तो अच्छा होगा, तभी तो लोग देखने आएंगे। खूब यहाँ पे है पर्यटन स्थल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, मधुबनी में बहुत जगह है, लेकिन जब तक हम उसको आकर्षक नहीं बनाएंगे, उसका व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक परिणात्मक बताएगा। जैसे उसका व्यवस्था हम कर देंगे, सुंदर बना देंगे, लोग आकर्षित हो, लोग आए, तो क्या बताएगा? गुणवत्ता को बताता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से और गुणात्मक दोनों की जानकारी मिलता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय का जीएनपी से परिणात्मक और गुणात्मक दोनों का, इससे अनुसंधान एवं विकास का भी बताए ही थे उपलब्धियां, और राष्ट्रीय उत्पाद से सिर्फ परिणात्मक जानकारी। या अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय पूछेगा, अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी? एनएनपी मारना है, एनएनपी। प्रति व्यक्ति आय का भी पता यही से चलता है, और यह किसी देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय, इसी से पता चलता है। देश का आय या राष्ट्रीय आय का आकलन करने का अच्छा तरीका, ये जो 1, 2, 3, 4 चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से पूछेगा। ठीक है, चलो लिखो। इसको समझो। अगर हम जीडीपी से तुलना इन तीनों को करेंगे, इससे तुलना इन तीनों को करेंगे, तो जीडीपी से हमेशा जीएनपी क्या होगा? कम होगा। जीडीपी से हमेशा एनडीपी क्या होगा? जीडीपी से हमेशा एनएनपी क्या होगा? कम होगा। अगर आप जीडीपी से तुलना उन तीनों को कीजिएगा तो तीनों हमेशा कम ही होगा, ध्यान रखना, अधिक नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय आय से तुलना अगर हम जीएनपी को कहेंगे, एनडीपी को करेंगे, एनएनपी को करेंगे, तो हमेशा कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे कम। राष्ट्रीय आय का आकलन का पैमाना, राष्ट्रीय आय के आकलन का मुख्य पैमाना कौन है? और शुद्ध पैमाना कौन है? एनएनपी। ध्यान रखना, मुख्य है जीडीपी और शुद्ध है एनएनपी। और यही इसीलिए ये शुद्ध है, इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकास सब इसी से पता चलता है, क्योंकि वो शुद्ध है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन का पैमाना जीडीपी प्रमुख है। विस्तृत पैमाना कौन है? जीएनपी। ये पैमाना नहीं है। शुद्ध कौन है? एनएनपी। पूछेगा राष्ट्रीय आय का पैमाना कौन नहीं है, तो क्या मानोगे? एनडीपी। विदेशों से लाभ या हानि, जीडीपी में कुछ नहीं, क्योंकि वो घरेलू देश के सीमाएं से अंतर्गत है। तो जीएनपी, विदेशों से लाभ किसमें होता है? लाभ या हानि का संकेत। तो हमेशा याद रखना कि जीएनपी में विदेशों से लाभ नहीं होता, हमें हमेशा हानि होता है। विदेशों से भारत को हमेशा क्या हो रहा है? हानि, क्योंकि हम निर्यात से अधिक क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। भुगतान संतुलन मेरे पक्ष में नहीं है, उसके पक्ष में, इसलिए लाभ नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? हानि। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, लाभ नहीं, हमेशा हानि एनएनपी में।
विदेशों पर निर्भरता की जानकारी। हम विदेशों पर निर्भर हैं कि नहीं, भारत विदेशों पर निर्भर है कि नहीं, इसकी जानकारी सिर्फ कहाँ से मिलता है? जीएनपी से, जीडीपी से नहीं, एनडीपी से नहीं और एनएनपी से नहीं। विदेशों से निर्भरता किसी भी देश का किसी भी देश पर निर्भरता की जानकारी जीएनपी से मिलता है। किस लिए? विदेशों पर निर्भरता किसके लिए रहते हैं? खास वस्तु एवं उत्पाद पर, जो हम नहीं बना पाएंगे। भारत उत्पादन नहीं कर पाएगा, गेहूं भारत उत्पादन करता है तो क्यों वहां से मंगाएगा? खास वस्तु जो हम नहीं बना पा रहे, उसी पे हम निर्भर रहते हैं। विदेशी ऋण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जीडीपी से नहीं, एनडीपी से नहीं, एनएनपी से नहीं, कहाँ से? जीएनपी से। हम विदेशों को कितना ऋण दिए, हम विदेशों से कितना प्राप्त किए, ये जानकारी कहाँ से मिलता है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जीएनपी से। क्लियर है यहाँ पे? चलो देखो, अब आगे देखो कि विश्व बैंक है और आईएमएफ, अगर दोनों को हम संयुक्त रूप से लें कि विश्व का देशों का आर्थिक विश्लेषण एवं रैंकिंग तैयार करता है। प्रथम स्थान ये, द्वितीय स्थान ये, तृतीय स्थान ये। तो विश्व बैंक एवं आईएमएफ विश्व के देशों का आर्थिक विश्लेषण एवं रैंकिंग तैयार करता है। किस आधार पे? सकल घरेलू उत्पाद पे, दोनों, बाकी नहीं। आईएमएफ और विश्व, सिर्फ आईएमएफ अगर लें तो विश्व के देशों का आर्थिक विश्लेषण एवं रैंकिंग तैयार करता है। आईएमएफ जीडीपी पे, यहाँ भी है ना जीडीपी पे और जीएनपी दोनों पर। आईएमएफ विश्व के देशों का अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और रैंकिंग तैयार करता है दो आधार पे, जीडीपी पे भी और जीएनपी पे। और विश्व बैंक सिर्फ एक आधार पे, कौन सा? जीडीपी पे। क्लियर हुआ? बाकी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये था राष्ट्रीय आय के संबंधित अवधारणाएं के विभिन्न पहलू हमने आपको बताया। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी विस्तार पूर्वक आप इसको रिवीजन करेंगे। किताब एक बार पढ़ लीजिए तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर इसको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम, जनरल कंपटीशन से लेकर आईएएस तक का, यूपीएससी तक का, सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे यहीं से। आप देखेंगे आपको आसानी से बनेगा। चलिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।